Hello friends, welcome back in my another lecture in transportation problem. Today I am going to find the optimal solution for a transportation problem. This is the problem and this is the table. Here we have three capacity center. From here supply is coming 7, 9, 18, right, and sum of all this supply is 34. And similarly there are four destinations uh, with supply 587 with demand 587 and 14, and total demand is also 34, right? As total demand is equal to total supply is equal to total demand, it means this problem is a balanced transportation problem. So this is a balanced transportation problem. So first of all we will find the initial basic feasible solution by a penalty method. As we know, penalty method is preferred for finding initial solution. So this is the table. Inside the table, this is the cost per unit written. These are the demands, these are the supplies. Now we will find penalty for each rows. How we find the penalty? And difference between smallest and the next smallest. To smallest और next 19, 10 आ जाएगा 9. सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा 10. स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट में 28 आ जाएगा 12. नाउ हम पेनल्टी और कॉलम की फाइंड करते हैं. ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 22, ये डिफरेंस आ जाएगा 10. स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ये आ जाएगा 10. हमारे पास 7 पेनल्टीज हो गई इन रोज एंड कॉलम. द लार्जेस्ट पेनल्टी इज दिस वन, दिस इज लार्जेस्ट जो मैंने सर्कल कर ली, एंड कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इज सेकंड वन. इसमें हम मिनिमम कॉस्ट देखेंगे. दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, दिस इज द मिनिमम और लोएस्ट कॉस्ट. इट मीन्स यहाँ पर एलोकेशन होगी. यहाँ पर हम चेक करेंगे सप्लाई हेयर इज 18 और डिमांड इज 8 और 18 का मिनिमम आ जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी 8. सो टोटल डिमांड ऑफ दिस सेकेंड डेस्टिनेशन, दिस इज मीट आउट. इसकी डिमांड भी 80 थी, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस आउट, राइट. तो एलोकेशन आ गई 8 सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई सोर्स 3 में, तो यहाँ वी आर लेफ्ट विद 10 नाउ, राइट. सिमिलरली फिर से हम पेनल्टी फाइंड करेंगे. क्रॉस वाली की नहीं फाइंड, क्रॉस में तो डैश आ जाएगा. यहाँ तो वही रह जाएगा 21, यहाँ भी 10 ही रहना, यहाँ भी 10 ही रहेगा. यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ भी 9 ही है. दिस इज 9. स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यहाँ चेंज हो गई, यहाँ 20 आ जाएगा. अब स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट यहाँ भी 20 है, ये भी 20 है. तो हमारे पास फिर से 1 2 3 6 पेनल्टीज हो गई. एक ही निकली बिकॉज सेकंड कॉलम हमारे पास क्रॉस आउट हो चुका है. सो दिस टाइम द लार्जेस्ट पेनल्टी अमंग ऑल ऑफ दिस इज 21. दिस इज लार्जेस्ट. कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम रो नहीं आ रहा, कॉलम आ रही है. इस कॉलम में स्मॉलेस्ट कॉस्ट ये है. दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट. इट मीन यहाँ पर एलोकेशन होगी. यहाँ पर सप्लाई और डिमांड चेक करेंगे. सप्लाई इज 7 एंड डिमांड इज 5 और 7 का मिनिमम आ जाएगा 5, तो यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी 5. डिमांड ऑफ D1 ऑल्सो मीट आउट, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस आउट. 5 डिमांड 5 सप्लाई एग्जॉस्टेड इन सोर्स 1, वी आर लेफ्ट विद 2, तो यहाँ भी एलोकेशन आ जाएगी. यहाँ फर्स्ट 2 में तो आएगी नहीं आपके पास पेनल्टी. यहाँ डिफरेंस निकालेंगे. स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 10, यहाँ भी 10, यहाँ निकालते हैं. यहाँ रह जाएगा, यहाँ बन जाएगा 40. स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट ये दो ही बचते हैं हमारे पास, ये क्रॉस आउट हो चुके हैं. यहाँ 20 है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 है. सो हमारे पास 5 पेनल्टीज हो गई. तो दिस इज द लार्जेस्ट 50. कॉरस्पॉन्डिंग रो आ रही है इस केस में थर्ड वन, ये तो ऑलरेडी क्रॉस आउट है, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट ये हैं. दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट. इट मीन्स यहाँ पर अब एलोकेशन होगी. यहाँ पर सप्लाई और डिमांड चेक करेंगे. सप्लाई इज 10, डिमांड इज 14. 10 और 14 का मिनिमम आ जाएगा 10. इट मीन्स यहाँ पर एलोकेशन आ जाएगी 10. 10 8 18. टोटल सप्लाई इन दिस इज नाउ एग्जॉस्टेड, सो हम इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस आउट, बिकॉज 10 8 18 हो जाएगी. टोटल एग्जॉस्ट हो गई. 14 इसकी डिमांड D4 की 14 थी, 10 मीट आउट, सो इसको फर्दर 4 यूनिट सप्लाई और चाहिए, राइट. सो इसमें क्या होगा, इसकी भी सप्लाई आएगी नहीं, सॉरी पेनल्टी आएगी नहीं, ये क्रॉस आउट हो चुकी है. दीज आर ऑलरेडी क्रॉस आउट. नाउ यहाँ फिर से आपके पास आ जाएगा 10, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 50, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 40, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 20. सो विच इज़, अब हमारे पास 4 ही पेनल्टी आ गई, रेस्ट ऑल आर क्रॉस आउट.
दिस, तो दिस इज द लार्जेस्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग D4 आ रहा है, इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट 10 और 16, ये तो ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी है, तो दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट या स्मॉलेस्ट कॉस्ट, यहाँ पर एलोकेशन होगी। यहाँ पर एलोकेशन क्या होगा, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई यहाँ पर 2 है, डिमांड यहाँ पर 4 है, 2 और 4 का मिनिमम आ जाएगा 2, राइट। सो 2 और मीट आउट हो चुकी है, अब यहाँ 2 ही रही, 10 12 होगा, 5 to 7, तो ये भी क्रॉस आउट हो चुका है, बिकॉज टोटल सप्लाई इन सोर्स 1 इज एग्जॉस्टेड, टोटल ये भी एग्जॉस्ट हो गया। अब तो हमारे पास कौन सी बची, अब तो हमारे पास 2 ही सेल्स बचे जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई है, तो ये तो मस्ट एलोकेशन में आ जाएगा, मस्ट एलोकेट, यहाँ तो हमारे को एलोकेट करना पड़ेगा 7, ये 7 है, ये सेल है हमारे पास X 2 3 7 आएगा एलोकेशन, ये 7 है, 10 to 12, 2 और चाहिए हमारे को, यहाँ पर इसकी डिमांड 14 थी, तो यहाँ पर मस्ट एलोकेशन में 2 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 2 4 आ जाएगा, इसकी एलोकेशन भी आ जाएगी 2 4, सेल की एलोकेशन आ जाएगी 2। सो इन दिस वे ऑल द सप्लाई एंड डिमांड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हम चेक कर सकते हैं 5 8 7 14, ऑल डिमांड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, 7 9 18 सारी सेटिस्फाइड है। नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन जिसमें 6 आ रही है, फिर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल या पॉजिटिव एलोकेशन बोल दो, एक ही बात है, ऑक्यूपाइड सेल भी बोलते हैं या पॉजिटिव एलोकेशन, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, कॉलम 4 है -1 विच इज इक्वल टू 6, ये दोनों आपस में इक्वल है, दिस इम्प्लाइज, इट मीन जो हमने ये इनिशियल सॉल्यूशन निकाला, इनिशियल सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, फिजिबल भी हो गया, नॉन डिजेनरेट भी, इट मीन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड, बिकॉज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड ओनली in the case initial solution is a degenerate, so optimal solution is obtained and the transportation cost associated with this solution is क्या आ जाएगी, एलोकेशन को हम कॉरस्पॉन्डिंग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे एलोकेशन को, दिस यहाँ पर 10 into 2, यहाँ पर 8 into 8, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 60 into 2, 40 into 7 प्लस 20 into 10, जहाँ जहाँ एलोकेशन होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ जाएगा, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इज 779, इतना आएगा 779 रुपीज़ टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी एसोसिएटेड विद दिस इनिशियल सॉल्यूशन। नाउ अब हम UI और BG वैल्यूज निकालेंगे फॉर ईच ऑक्यूपाइड सेल्स, राइट। अब हम देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशंस है, सबसे ज़्यादा एलोकेशंस UI और BG वैल्यू निकालने के लिए, एक जैसे हम UI मीन्स फॉर ऑल द रोज के लिए हम U1 U2 U3 निकालेंगे, और डिमांड कॉलम्स के लिए B निकालेंगे, B1 B2 B3 B4 निकालेंगे, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगी, एलोकेशन आर मैक्सिमम इन कॉलम 4, तो इसमें हम B4 को 0 सपोर्ट कर लेंगे, लेट B4 इज इक्वल टू 0, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलोकेशन होगी, दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन फॉर फाइंडिंग UI एंड BG, UI इज फॉर रोज 3 ये होंगे, BG इज फॉर कॉलम ये 4 ये होंगे, राइट। B4 को मैंने 0 पुट कर दिया, हमारे को फॉर्मूला पता है, सिंस CIJ इज इक्वल टू UI प्लस BJ। अब हम ये जो UI और BJ ये निकलते फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, यहाँ रिटर्न ऑक्यूपाइड सेल मीन्स इनके लिए फर्स्ट ये कौन सा है, ये 1 1 सेल है, जैसे B4 वाले लिखते हैं पहले, यहाँ से आसान हो जाए निकालने को, दिस इज 1 4 सॉरी 1 4 2 4 3 4, ये निकालते 1 4 मीन्स U1 प्लस B4 U2 प्लस B4 U3 प्लस B4, बिकॉज B4 इज 0, यहाँ से U1 आएगा, यहाँ से U2 आएगा, यहाँ से U3 आएगा, C14 1 4 कॉस्ट 1 4 कॉस्ट C's आर मीन जो ऑलरेडी रिटर्न था 10, 1 4 कॉस्ट इज ये हो जाएगा 10 माइनस B4 इज 0, तो ये 10 ही आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली U2 हमारे पास आ जाएगा 60, कॉस्ट 2 4 इज गिवन, U3 आ जाएगा हमारे पास 10, बिकॉज कॉस्ट 3 4 इज गिवन 20। अब बाकी और भी निकालते हैं, ये तो 3 निकाल दिए, अभी यहाँ पर आते हैं, ये हैं ऑल्सो
1 1 बचा एक, ये है नेक्स्ट 2 3, एक 3 2 है, एक 2 3, दिस इज 3 2 एंड दिस इज 2 3। ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए देखना हमने सेल दिस एलोकेशन लाइज इन 2 3, तो मैंने 2 3 यहाँ लिखा है। ये आएगा U1 प्लस B1, U3 प्लस B2, यहाँ आएगा U2 प्लस B3, U1 B नो, तो यहाँ से B1 आएगा, U3 B नो यहाँ पर ऑलरेडी निकाला है, यहाँ से B2 आएगा, एंड B3 B नो यहाँ से, सॉरी U2 ऑलरेडी नो, यहाँ से B3 आएगा हमारे पास। एंड 1 1 कॉस्ट कितनी है 19, तो हो जाएगा 19 माइनस U1 है 10, ये आ जाएगा 9, सिमिलरली ये आ जाएगा B2, ये आ जाएगा माइनस 12 और B3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस 20 सारे। तो हमारे पास यहाँ से आ गए, यहाँ से हमारे पास U1 U2 U3 आ गए, और यहाँ से हमारे पास B1 B2 B3 आ गए, और B4 हमने कितना सपोज किया हुआ है 0। अब टेबल में लिख लेते हैं सारे UI और BJ ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमने निकाले, जहाँ जहाँ पर एलोकेशन हुई है उनके लिए हमने UI और BJ निकाले। और इनको टेबल में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, देखते हैं टेबल में क्या बन गया हमारे पास। ये B4 तो मैंने 0 पुट किया, और ये कितना आया, ये हमारे पास 9 आया, दिस इज़ माइनस 12 अभी जो हमने इवेल्युएट किए, दिस इज़ माइनस 20, और U1 हमारे पास 10 आया, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 20 अभी जो हमने UI और BJ निकाले, राइट। ऑल्सो अब हम जो बाकी बच्चे यहाँ पर एलोकेशंस क्या क्या थी, यहाँ पर हमारे पास एलोकेशन 5 आई थी, दिस इज़ यहाँ पर एलोकेशन 8 है, यहाँ पर एलोकेशन 7 है, 2 2 10, ये एलोकेशन थी हमारे पास जो हमने इनिशियल सॉल्यूशन से निकाली थी। अब जो बाकी हमारे पास अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। अनऑक्यूपाइड सेल्स जैसे ये पोजीशन है 1 2 1 3, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है सिंस DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस BJ, राइट। सो देयरफॉर अनऑक्यूपाइड को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 है, पहली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 2 के लिए आएगी, फिर 1 3 के लिए आएगी, फिर यहाँ से 2 1 2 2 के लिए आएगी, 2 1 यहाँ से अब करता मैं 2 2 के लिए आएगी, 2 2 2 1 2 2, ये 3 1 3 3, यहाँ से 3 1, यहाँ से 3 3, ये हमारे पास 6 सेल्स है जहाँ जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है। जैसे इस सेल की पोजीशन है 3 1, सो 3 1 मैंने यहाँ लिखा है, तो इस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये आ जाएगा 1 2 I और J 1 और 2 है, यहाँ हो जाएगा U1 प्लस B2, यहाँ पर वैल्यू 1 2 हमारे पास 19 है, U1 इज 10, और B2 कितना हमारे पास माइनस 12, तो माइनस 12 ये हो जाएगा -2 प्लस 2, ये हो जाएगा 20, C12 इज 30, C12 हमारे पास 30 है, कॉस्ट C12, ये जो C12 कॉस्ट है 30 माइनस ये हो जाएगा +2 32, दिस इज 32। सिमिलरली हम यहाँ से फाइंड करेंगे दूसरा, यहाँ से जब 1 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 U1 प्लस B3, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, 2 1 ये हो जाएगा 2 1 U2 प्लस B1, ये आ जाएगा हमारे पास 1, सिमिलरली 2 2 ये हो जाएगा 2 2 U2 प्लस B2, इसकी वैल्यू C22 हमारे पास गिवन है 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -18, 3 1 ये हो जाएगा C31 U3 प्लस B1, ये आ जाएगा 11, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, ऑल सीज आर गिवन इन द टेबल, तो ये हो जाएगा 3 3 U3 प्लस B3, ये सारे हमने निकाल के रखे हुए हैं, इनकी भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। दिस इज क्लियर। और हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होता है, जब सारे के सारे DIJ या तो 0 हो या 0 से बड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाला हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज नेगेटिव, ये कौन सा आ रहा है D22 सेल, D22 ये इस वन है, इस वाले सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही है -18, एज DIJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल IJ, सारे के सारे DIJ हमारे पास 0 नहीं है, सिंस रीजन है सिंस D22 इज -18, ये वाला नेगेटिव आ रहा, दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, दिस इम्प्लाइज इट मीन्स जो हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन होगा, दिस इम्प्लाइज इनिशियल
solution is not optimal, not optimal. इट मीन्स हमको क्या चाहिए, निश्चय ऑप्टिमल नहीं है, तो हमको फर्दर अब सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स हम जो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी उसको मल्टीपल ऑफ 18 हम डिक्रीज कर सकते हैं. या तो 18 डिक्रीज होगी, या तो 36 डिक्रीज होगी, या तो 54 इस तरह से डिक्रीज होगी. हम चेक भी कर लेंगे. तो फर्दर सॉल्यूशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. वो कैसे करेंगे, हम लूप बनाएंगे यहाँ पर. नाउ कंस्ट्रक्टिंग अ लूप स्टार्टिंग विद नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमारे पास इस टाइम एक ही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी नेगेटिव है, तो मोस्ट नेगेटिव में भी वही रहेगा, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट. एंड विद मार्क प्लस, विद मार्क उस पर साइन कैसा हो, विद मार्क प्लस, एंड देन प्लस माइनस एट अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द लूप. मीन्स हम अब लूप बनाएंगे. लूप कहाँ से स्टार्ट होगी, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई है. तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस सेल के लिए नेगेटिव आई थी, तो यहाँ से लूप स्टार्ट होगी और उसका साइन क्या देंगे, मार्क प्लस. अब कौन सी डायरेक्शन में लूप बनेगी, एज वी नो लूप में मिनिमम 4 सेल पार्टिसिपेट करते हैं, या तो इवन पार्टिसिपेट करेंगे मिनिमम 4, इट मीन्स 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लूप ऑलवेज स्टार्ट विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बाकी जो लूप जो बनेगी हमारे पास, वहाँ पर जो कॉर्नर होंगे वहाँ पर हमारे पास क्या हो, ओनली ऑक्यूपाइड सेल. लेट अस सपोज लूप इज इन दिस वे, राइट. इस तरह यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्नर बनेंगे वहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल नहीं है. अगर मान लो इसमें बनती है, यहाँ भी कॉर्नर पर ऑक्यूपाइड सेल नहीं है. ऊपर बनती है इन चारों में, यहाँ भी ऑक्यूपाइड कॉर्नर में ऑक्यूपाइड सेल नहीं आ रहे हैं. इधर बनाई, यहाँ भी ऑक्यूपाइड सेल नहीं है कॉर्नर में, सॉरी कॉर्नर में हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल नहीं है. तो एक ही ऑप्शन बची हमारे पास, लूप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहीं पर ख़त्म होगी. किसी भी एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं हम. तो लूप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बनेगी, यहाँ से लूप यहाँ गई, यहाँ से लूप इस ऑक्यूपाइड सेल में चली गई, यहाँ से लूप इधर, और यहाँ से लूप वापिस जहाँ स्टार्ट की थी वहीं पर पहुँच गई. आप देख सकते हैं जो लूप बनी हमारे पास, जहाँ से स्टार्ट हुई थी उसको छोड़कर बाकी लूप में जहाँ भी कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर केवल ऑक्यूपाइड सेल्स है. दिस इज द कॉर्नर ऑफ दिस लूप, ऑक्यूपाइड सेल, कॉर्नर ऑक्यूपाइड सेल, कॉर्नर ऑक्यूपाइड सेल. सो इस लूप में हमारे पास 6 सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और साइनिंग हम केवल कॉर्नर पर करेंगे. स्टार्टिंग विथ प्लस, माइनस आएगा यहाँ पर प्लस होगा साइन, यहाँ पर माइनस, यहाँ फिर से क्या बन गया, प्लस बन गया. सो दिस इज द लूप. राइट, जो एरो हेड से मैंने डिनोट किए हैं, इसको थोड़ा ये भी कर रहा हूँ मैं. दिस इज द लूप इन दिस वे. सो लूप बन गई. नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब इसमें हम चेक करेंगे द स्मॉलेस्ट एलोकेशन. अब हमारे पास इसमें 2 पॉजिटिव मार्क वाले हैं इस लूप में कॉर्नर, और 2 नेगेटिव वाले हैं. अब हम क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट एलोकेशन चेक करेंगे अमंग द सेल मार्क विद अमंग द सेल मार्क विद नेगेटिव साइन. सेल मार्क विद नेगेटिव साइन वाले ये 2 हैं, तो इनमें स्मॉलेस्ट एलोकेशन क्या है, 2. यहाँ लिख देते हैं, क्लियरली द smallest allocation among the cell marked with negative is 2. नेगेटिव वाले एलोकेशन वाले 2 थे, 8 और 2. इसमें स्मॉलेस्ट एलोकेशन कौन हो गई, 2 हो गई. सो हम क्या करेंगे, एडिंग इट टू, सो इसको ऐड करेंगे, एडिंग इट टू सेल मार्क्ड विद प्लस साइन, सेल मार्क्ड विद प्लस, लूप में लूप की बात हो रही कॉर्नर पर, एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेल मार्क्ड विद नेगेटिव साइन. सो
हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 बन जाएगी एलोकेशन जब आगे रिवाइज कर देंगे हम। और यहाँ पर 10 का क्या बन जाएगा, यहाँ 10 का 12 बन जाएगा, क्योंकि प्लस वाले में हमने ऐड करनी है और माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट करनी है। 2 - 2 मीन्स 0, तो यहाँ पर एलोकेशन फिनिश हो जाएगी। 8 - 2 मीन्स यहाँ पर और रिवाइज एलोकेशन क्या हो गई, यहाँ पर रिवाइज एलोकेशन 6 हो गई। जो स्मॉलेस्ट एलोकेशन थी सेल मार्क विद नेगेटिव साइन, उसको हमने माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट किया और प्लस वाले में ऐड किया। यहाँ पर एलोकेशन इंट्रोड्यूस हो गई, यहाँ पर फिनिश हो गई। यहाँ पर एलोकेशन थोड़ी डिक्रीज हो गई, यहाँ भी थोड़ी इंक्रीज हो गई, राइट। तो टेबल हमारा क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। देन ट्रांसपोर्टेशन टेबल गेट्स मॉडिफाइड बिकॉज इस मॉडिफाइड बिकॉज एलोकेशन थोड़ी रिवाइज हो गई, गेट्स मॉडिफाइड एंड improved solution is shown in the टेबल बिलो। अभी मैं टेबल एक ड्रॉ करने वाला हूँ, वहाँ पर ये थोड़ी एलोकेशन क्या हो गई हमारे पास, रिवाइज हो गई है, राइट। शो इन द टेबल बिलो। अगेन भाई यहाँ से हम फिर से मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे जहाँ से हम UI और BJ की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो ये लूप भी बन गई हमारे पास। अब हमको पता लग गया कहाँ कहाँ एलोकेशन चेंज होने वाली है या रिवाइज होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन बनेगा। मॉडिफाइड ट्रांसपोर्टेशन टेबल, ट्रांसपोर्टेशन टेबल भी थोड़ा जैसा क्या होगा हमारे पास, मॉडिफाई हो गया है। देख लेते हैं क्या मॉडिफाई हुआ। सो हम देखते हैं हमारे पास ये तो एलिमिनेट हो गया था, यहाँ 10 जो एलोकेशन थी वो 12 बन गई है, राइट। ये तो अनचेंज है। जहाँ कॉर्नर पर, लूप के कॉर्नर पर यहाँ पर एलोकेशन 2 आ गई है, यहाँ पर एलोकेशन डिक्रीज हुई 8, पहले 8 थी अब 6 बन गई है, 6, राइट। पहले 8 थी अब यहाँ क्या बन गई, 6 बन गई। यहाँ भी अनचेंज थी, यहाँ भी अनचेंज हमारे पास 5 हो गई। तो 6 to 8 ये कंप्लीट है, ये भी 7 12, यहाँ भी ऊपर भी 2, ये भी 2 चेंज केवल हुई, यहाँ से एलिमिनेट हो गई, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई, यहाँ थोड़ी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो। तो रिवाइज्ड हमारे पास ये अब इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है, दिस इज इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। अब इसमें ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है, इसकी हम UI और BJ वैल्यू चेक करेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करेंगे। अब हम UI और BJ में एक को 0 सपोज करेंगे, राइट। कौन सा 0 होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस, मैक्सिमम नंबर एलोकेशन फर्स्ट रो में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, सेकंड कॉलम में भी, फोर्थ कॉलम भी में, बहुत सारी ऑप्शन है। सो लेट अस सपोज U1 इक्वल टू 0। तो मैंने U1 को 0 सेट किया, किसी को भी कर सकते थे हम, U2 को भी कर सकते हैं, U3 को भी। दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, सो दैट हमारे पास इजिली UI और BJ की वैल्यूज आ जाए, राइट। तो इनकी वैल्यूज अब पहले निकालते हैं। एलोकेशन रिवाइज हो गई, UI और BJ हम ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए निकालेंगे, जो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल्स है। कौन कौन से हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल थे, फॉर्मूला हमारे पास वही है, सिंस CIJ इज इक्वल टू UI प्लस BJ। तो पहला ऑक्यूपाइड सेल हमारे पास 1 1 है, तो 1 1, नेक्स्ट हमारे पास 1 4 है, नेक्स्ट हमारे पास 3 4 है, और कौन कौन से हैं, ऑल्सो 3 और बच गए, 3 2, नेक्स्ट है 2 2, नेक्स्ट है हमारे पास 2 3, 2 3 3 4 भी लिख दिया मैंने, ओके। तो ये हो जाएगा U1 प्लस B1। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से आएगा U1 प्लस B4, U3 प्लस B4। U1 इज 0, लेट हमने U1 को क्या सपोज किया है 0, दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो U1 0, यहाँ से B1 आ जाएगा, यहाँ से B4 आ जाएगा, B4 यहाँ पर नॉन है तो यहाँ से U3 आएगा, राइट। ये आएगा, ये बनेगा हमारे पास U3 प्लस B2, U3 यहाँ नॉन है तो यहाँ से B2 आएगा, ये हो जाएगा U2 प्लस B2, B2 यहाँ नॉन है तो यहाँ से U2 आएगा, ये होगा U2 प्लस B3, राइट। अब U2 यहाँ पर नॉन है तो यहाँ से क्या आएगा, V3 आएगा। इस तरह से B1 1 1 कॉस तो हमारे पास 19 है, तो हो जाएगा 19, U1 0 है, ये आ जाएगा 19, राइट। सिमिलरली U1 इज 0, 1 4 हमारे पास 10 है, तो इस तरह जब हम सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो 10,
राइट। ये हमारे पास -2 आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज U3 अब नॉन है, U3 इज 10, यहाँ पुट करेंगे। C32 इज गिवन, C32 इज 8, ये तो कॉस्ट डेट जो ऑलरेडी टेबल में दी होती है, ये हो जाएगा 32 एंड दिस इज 8। तो हमने सारी ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए जहाँ जहाँ ऑक्यूपाइड सेल्स थे उनके लिए हमने क्या निकाल दी, UI और BJ वैल्यूज निकाल दी। राइट। अब हम निकालते हैं इन वैल्यूज़ को। अगर मैं टेबल में लिखूँ सभी वैल्यूज़ को तो क्या क्या हमारे पास वैल्यू आई है, तो हमारे पास वैल्यू आई U2 तो हमारे पास 32 आया, B3 8 आया और U3 10 आया, ये -2 आया है, एंड B1 इज़ 19 और B4 आया हमारे पास, और B4 दिस इज़ 10। राइट। तो सारे UI और BJs आ गए। अब हम जो अनऑक्युपाइड सेल्स है जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई है उनके लिए हम क्या निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंस फॉर्मूला पता है, DIJ इज इक्वल टू UI प्लस CIJ माइनस UI प्लस BJ। पहला अनऑक्युपाइड सेल हमारे पास 1 2 है, ये हो जाएगा 1 2, नेक्स्ट आएगा 1 3, नेक्स्ट आएगा 2 1, ये वाला सेल, फिर ये 2 4 2 1, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 4, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 3 1 3 3 3 1 3 3। ये 1 2 करेंगे तो IRJ 1 2 होंगे, 1 2 U1 प्लस B2, C12 तो हमारे पास 1 2 30 है, U1 प्लस B2, U1 0 है और B2 कितना हमारे पास -2 है। राइट। माइनस माइनस प्लस, ये 32 आ गया। राइट। सिमिलरली ये कितना, इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से, तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 19, 2 1 2 4 आ जाएगा हमारे पास 18। इसी तरह हम कर 2 4 मीन्स IRJ 2 और 4 होंगे, इसी तरह से पुट करेंगे। सारी वैल्यूज हमारे पास अननोन है, इसी वे में निकालना है। 3 1 आ जाएगा 11 एंड दिस इज 52 जो लास्ट वाला था। ये सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर अनऑक्युपाइड सेल जहाँ पर हमारी एलोकेशन नहीं हुई थी। हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल थे 1 2 3 4 5 6, 6 थे ये, तो 6 वैल्यूज है ये अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए। क्लियरली ऑल DIJ जितने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0 से बड़े, ये 0 है 0 से बड़े हैं। राइट। सो देयरफॉर या बोल सकते दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आ गया इसमें एलोकेशन आई है। देयरफॉर दिस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। राइट। एंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन cost associated with this solution is equal to क्या होगा, एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 इंटू 5 फर्स्ट रो में करो मैं, 10 इंटू 2 सेकेंड रो में आओ, 30 इंटू 2 40 इंटू 7 थर्ड रो में, 8 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 12। कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ एलोकेशन है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 743। स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, इनिशियल सॉल्यूशन जब हमने फाइंड किया था वहाँ से कॉस्ट जो आई थी वो थी 779। जब एंड हमारे पास एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आई थी वो थी D22, वो कितनी आई थी 18। हाँ मैंने बोला था बिकॉज इसके कारण हमारे पास सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आया था, तो हम सॉल्यूशन को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। मीन्स ये वैल्यू थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी हमारे पास और डिक्रीज हो जाएगी। वो कितनी डिक्रीज होगी दैट विल बी डिपेंड ऑन द नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कितनी डिक्रीज होगी, मल्टीपल ऑफ 18 डिक्रीज होगी। देखते हैं 18 कितनी कम है ये, अगर मैं 779 में से 18 इंटू 2 कर दूँ 36 कर दूँ तो कितना बचेगा 743। इट मीन्स क्लियर है जो हमारी पहले स्टार्टिंग में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी दैट इज 779, दैट वाज 779, ये कितनी डिक्रीज हुई, दिस हैज डिक्रीज्ड मल्टीपल ऑफ 18। मार्क को पता दिस इज मल्टीपल ऑफ 18 इज बिकॉज ऑफ दिस वन, जो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्क को इनिशियल सॉल्यूशन से आई थी। सो दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन of the given transportation problem. Right, this is what we want to find. ये हमको इसमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, दिस इज द प्रॉब्लम गिवन एंड टेबल में ये हैं, दीज आर द कैपेसिटी सेंटर्स ABC, इनकी सप्लाईज ये हैं और टोटल सप्लाई किसके इक्वल है 45 के इक्वल है। एंड दीज आर द डेस्टिनेशन सेंटर्स, इनमें जो डिमांड या रिक्वायरमेंट है 7, 12, 7, 19, ये सम कितना बनता है टोटल 45। अगेन क्लियर है, ये हमारे पास जो कैसी प्रॉब्लम है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारे पास, बिकॉज टोटल सप्लाई समेशन AI is equal to total demand summation BI, that's why this is a balanced transportation problem। इसमें कुछ हमने इनिशियल सॉल्यूशन निकालना नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एलोकेशंस दी हैं, दीज आर द एलोकेशंस गिवन, राइट। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, सो देर इज नो नीड टू अप्लाई द पेनल्टी मेथड। हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास एलोकेशन दी है किसी कलर के नहीं की हुई, हमको चेक करना है दिस इज ऑप्टिमल शेड्यूल और नॉट। फिर हम अगर नहीं है फिर हम ऑप्टिमल शेड्यूल निकालेंगे और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकालेंगे। फर्दर इफ कैरियर ऑफ रूट C to Q, if someone who is shipping from route C to Q means he has 7 carrier route C to Q, if he approach clerk and he said that and yeah he offer that he will reduce his rate for his route, उसका रूट कैरियर का रूट है C to Q, वो कितना he will reduce the route for the clerk प्रोवाइडेड ही गिव हिम सम बिजनेस, वो कितना डिक्रीज करेगा अपने रेट को। एज यूजुअल उसका रेट कितना है, 1 यूनिट को जो कैरियर C to Q कर रहा है, शिप कर रहा है, वो 1 यूनिट का 7 रुपीज़ ले रहा है, राइट, 7 रुपीज़ ले रहा है, वो कितना उसको डिक्रीज करेगा यूनिट के हिसाब से, सो दैट क्लर्क विल ऑफर हिम अ बिजनेस, वो बाद में चेक करेंगे, राइट। दिस इज द टेबल गिवन, राइट, एंड डिमांड सप्लाई, और हमारे पास ऑलरेडी शेड्यूल दिया A to Q, A to Q मीन्स दिस वन, ये एलोकेशन हमारे पास 12 है, A to Q, A to R 1 है, A to R हमारे पास 1 है, और A to S 9 है, A to S ये एलोकेशन 9 दी है, B to R मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास B to R दिया हमारे पास 15, ये 15 दिया है, C to P ये है, C to P 7 एंड C to R हमारे पास 1 है, 1 C to R ये 1 है, ये एलोकेशन ऑलरेडी दी है हमारे पास, राइट। यहाँ लिख लेते हैं सिंस एलोकेशंस गिवन, राइट। यहाँ लिख सकते हैं द शिपिंग शेड्यूल determined by clerk is given as शिपिंग शेड्यूल हो गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ चेक कर लेते पहले क्लियरली, द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड मीन्स पॉजिटिव एलोकेशन जहाँ पर होगी, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स विच इज इक्वल टू m + n - 1, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, कॉलम 4 है, -1 विच इज इक्वल टू 6, एलोकेशन 6 है ना यहाँ पर, राइट। दिस इम्प्लाइज इनिशियल सॉल्यूशन जो होगा, इनिशियल सॉल्यूशन जो क्लर्क ने निकाला है, इनिशियल सॉल्यूशन इज अ नॉन डिजेनरेट, इट मीन्स इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका फिजिबल है, राइट। एंड the transportation cost associated with this solution, associated with this solution is क्या करेंगे हम, एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने एलोकेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली 5 × 1, 4 × 9, 2 × 15, 5 × 7 एंड फाइनली यहाँ पर है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलोकेशन 1 को कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉस्ट दी है, यूनिट कॉस्ट दी है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 150 रुपीज़। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर द शिपिंग शेड्यूल डिटरमिन बाय क्लर्क, राइट। शिपिंग शेड्यूल डिटरमिन बाय
डिटरमिनेट क्लर्क, राइट। नाउ फॉर ऑप्टिमलिटी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे हम। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाएंगे हम? सबसे ज़्यादा एलोकेशन देखेंगे हम कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन हमारे पास या तो फर्स्ट रो में है या तो थर्ड कॉलम में है। या तो हम u1 को 0 सपोज करेंगे या तो हम b3 को 0 सपोज करेंगे, राइट। लेट u1 इज इक्वल टू 0, राइट। सिंस हमारे को पता है फॉर्मूला, सिंस जो हमारे पास सी आई जे क्या होता है, दिस इज इक्वल टू यू आई प्लस बी जे, राइट, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। तो क्या क्या आएंगे, ये आएगा 1 2 1 3 1 4। पहले क्या आपका 1 2 1 3 1 4 तो आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 ऑल्सो। और कौन से, ये मैंने लिख दिए, ये आ गया 2 3 3 1, ये आएगा C2 3 C3 1। और कौन सा बचा हमारे पास, बचा C3 3। तो इसको करते हैं U1 प्लस B2, ये आएगा U1 प्लस B3 U1 प्लस B4 UI प्लस BJ है ना हमारे पास। U1 इज 0 तो यहाँ से B2 आएगा, यहाँ से B3 आएगा, यहाँ से B4 आएगा। तो B2 B3 B4 1 2 कॉस्ट हमारे पास 1 2 कॉस्ट 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस U1 हमने 0 सपोज किया, ये 3 आ जाएगा, राइट। ये 3 है। सिमिलरली दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 4। वैसे 2 3 मीन्स U2 प्लस B3, राइट। B3 नॉन है, यहाँ से U2 आएगा 3 U3 प्लस B3। अब B3 भी नॉन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा U3 आ जाएगा। ये है U3 प्लस B1। अब U3 यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर नॉन है, तो यहाँ से क्या आएगा B1 आएगा। ऐसे ही पुट करेंगे हम। C2 3 कॉस्ट दी है हमारे पास, 2 3 कॉस्ट हमारे पास 2 है, राइट। तो ये 2 है, सॉरी 2 3 कॉस्ट 2 है। और इसमें क्या आ रहा है दूसरा B3 हमारे पास 5 है, ये कितना आ रहा -3। सिमिलरली ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 है, राइट। इस तरह से हमने सारे UI और BJ निकाले। ये है B2 B3 B4, ये हमारे पास B2 B3 B4, यहाँ पर B1 है, तो U2 U3 और U1 तो हमने क्या सपोज किया है 0 सपोज कर दिया है, राइट। तो सारे हमारे पास आ गए। अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी निकालेंगे, राइट। ये हमारे पास आगे नेक्स्ट चलते हैं। पहले अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए निकालते हैं ये वैल्यूज। ये हमने क्या क्या वैल्यूज निकाली थी, पहले इसको लिख लेते हैं। ऑल्सो फॉर अनऑक्युपाइड सेल्स के लिए हम DIJ वैल्यू निकालेंगे। DIJ क्या होता है, DIJ CIJ माइनस UI प्लस BJ, दिस इज द फॉर्मूला। पहला को अनऑक्युपाइड सेल कौन सा हमारा, पहला तो फर्स्ट है 1 1, राइट। तो पहला हमारे पास 1 1 है, फिर हमारे पास है 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2, फिर हमारे पास आएगा 2 4 2 4 के बाद और कौन सा था हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल 3 2 3 4, राइट। 3 2 3 4 3 2 3 4। एक को मैं कंप्लीट निकालता हूँ, 1 1 करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C1 1 U1 प्लस B1। C1 1 कॉस्ट तो हमारे पास 6 है, और U1 हमने 0 सपोज किया था, और B1 कितना है हमारे पास, B1 आया है हमारे पास, B1 इज 2, राइट। B1 इज 2, 6 माइनस 2 कितना बन जाएगा 4। सिमिलरली ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, 2 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, और 3 4, जब 3 4 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा C3 4, ये आ जाएगा U3 प्लस B4। 3 4 कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, दिस इज 6। U3 हमारे पास U3 आया है 2, और B4 कितना हमने हमारे पास आया है, B4 इज 4, 3 4 ना, 3 4 6, और दिस इज U3, और U3 हमारे पास आया 2, U3 इज 3, U3 हमारे पास आया था, U3 इज 3, ऑफ कोर्स U3 इज 3, जो U3 आया हमारे पास
यहाँ करेक्ट कर लेते इसको, u3 इज 3 एंड b1 इज 2, u3 इज 3 एंड b1 इज 2, मैंने करेक्ट कर लिया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 3 एंड प्लस b4 है हमारे पास 4, 7, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं सारे पॉजिटिव है एक्सेप्ट D34 लिख सकते हैं एज D34 क्या है, D34 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इट मीन्स इनिशियल सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल। जो इनिशियल सॉल्यूशन होगा ये ऑप्टिमल नहीं है, नॉट ऑप्टिमल, राइट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस एम्प्लाइज शेड्यूल प्रिपेयर्ड बाय क्लर्क इज नॉट ऑप्टिमल। जो क्लर्क ने शेड्यूल प्रिपेयर किया था ऑलरेडी, जिसमें हमने पेनल्टी मेथड नहीं लिखा, दैट इज नॉट ऑप्टिमल, राइट। ये आ गया हमारे पास नॉट ऑप्टिमल। अब नॉट ऑप्टिमल है तो इनकी वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, इनकी वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो ऑलरेडी अभी निकाले थे हमने b1 b2 है 3 5 4 और u3 आया हमारे पास, u3 3 है, u2 -3 और इसको u1 को तो हमने क्या सपोज किया था 0, राइट। कौन सा नेगेटिव आया हमारे पास, D34 नेगेटिव है, राइट, क्लियर है। D34 हमारे पास क्या है -1, ये हमारे पास नेगेटिव आया है बिकॉज ऑफ दिस वन। इससे ये जो इसी की वजह से हमारे पास क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। 3 4 मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ से, अब हमारे पास जो हम क्या करेंगे, अब लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टार्टिंग विद मोस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक ही नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो यहाँ से लूप स्टार्ट होगी विद मार्क प्लस, देन प्लस माइनस अल्टरनेट पोजीशन। क्या क्या एलोकेशन आई थी, यहाँ पर एलोकेशन 7 थी, यहाँ पर 12 एलोकेशन है, और फिर क्या 1 यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है एलोकेशन, ये 9। ये ऑलरेडी जो हमने दी हुई थी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई थी, राइट, ये थी। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाले, बिकॉज ये 3 4 सेल है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, यहाँ से लूप स्टार्ट होगी विद मार्क प्लस। कहाँ कौन सी डायरेक्शन में, क्लियर है। जहाँ से स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलो, जो लूप बनेगी उसमें फर्स्ट को छोड़कर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, बाकी हर जगह जितने भी कॉर्नर बनेंगे हमारे पास लूप में, वहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाइड सेल, राइट। सो क्लियर है, यहाँ से लूप यहाँ जाएगी, राइट, यहाँ से इधर आएगी लूप, और यहाँ से लूप नीचे आएगी यहाँ पर, और यहाँ से लूप वापिस जहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्लस साइन। और बाकी देख सकते हैं जो लूप बनी इसमें 6 सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम 4 इवन सेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4 6 8 10 12 इस तरह से। अब कॉर्नर, इस कॉर्नर को छोड़कर जहाँ से स्टार्ट हुआ था बाकी जितने 3 कॉर्नर वहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल लिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गई हमारे पास, एंड दिस इज द लूप, राइट। इस डायरेक्शन में लूप है, ये लूप बन गई। सो यहाँ पर क्या करेंगे अब, लूप इज नाउ दिस वन। अब हम चेक करेंगे इस लूप में, इसमें 2 नेगेटिव साइन वाली एलोकेशन है और 2 पॉजिटिव वाली। तो नेगेटिव वाली में स्मॉलेस्ट एलोकेशन कौन है, 1, सिंस स्मॉलेस्ट एलोकेशन among the cell marked with negative sign, marked with negative is 1, right। स्मॉलेस्ट एलोकेशन अमंग द सेल, 2 सेल थे इस लूप में जिस पर हमने माइनस साइन मार्क किया था, नेगेटिव साइन मार्क किया था। इसमें इन दोनों में 1 और 9 में स्मॉलेस्ट एलोकेशन 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को, स्मॉलेस्ट एलोकेशन 1 को प्लस वाले में ऐड कर देंगे, प्लस वाले में ऐड करेंगे, 1 का क्या बन जाएगा 2, राइट, ये 1 का बन जाएगा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ 1 बन जाएगा, और माइनस वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से फिनिश हो जाएगी, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें 9 - 1 में यहाँ पर एलोकेशन क्या हो जाएगी 8, तो रिवाइज हो गई। यहाँ पर 1 का इंक्रीज हो गया 2, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, यहाँ पर फिनिश हो गया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, राइट, रिवाइज्ड एलोकेशन बन गई, राइट। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन टेबल गेट्स मॉडिफाइड। अब ट्रांसपोर्टेशन टेबल मॉडिफाइड हो जाए बिकॉज उसमें एलोकेशन रिवाइज होगी, कहीं पर फिनिश होगी, कहीं पर इंट्रोड्यूस होगी, कहीं पर कम ज़्यादा होगी, राइट। मॉडिफाइड एंड
improved solution is shown in the टेबल बिलो। ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ तो 7 ही है, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, राइट। ये 7 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 12 है, राइट। यहाँ 15 है, इसमें भी चेंज कुछ नहीं हुआ है, बस कॉर्नर वाले चेंज हुए। यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई, यहाँ कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर एलोकेशन ऑफ 1 हो गई, यहाँ पर डिक्रीज हो गई, पहले 9 थी, अब यहाँ पर क्या बन गई, 1 डिक्रीज हो गई, तो यहाँ 8 हो गई। यहाँ पर पहले 1 थी, अब एलोकेशन यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर एलोकेशन क्या बन गया, अब 2 हो गई। रीजन बीइंग जो नेगेटिव वाले में जो स्मॉलेस्ट एलोकेशन वो 1 थी, प्लस वाले में हमने ऐड कर दी, माइनस वाले में हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ पर 1 थी, यहाँ से एलिमिनेट हो गई, राइट। तो ये बन गई हमारी रिवाइज, ये हो गया, ये हमारे पास अब इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आ गया, इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, राइट। दिस इज द इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। सो यहाँ फिर से करेंगे हम अगेन बाय मॉडिफाइड मेथड, अगेन बाय, फिर से मॉडिफाइड मेथड लगाएंगे, अगेन बाय मॉडिफाइड मेथड। अब हम चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस किस में आ रही है, U1 में आ रही है सबसे ज़्यादा एलोकेशंस, तो हम U1 को क्या सपोज कर देंगे 0, तो U1 को मैंने 0 सेट कर दिया, लेट U1 इज इक्वल टू 0, राइट। सिंस हमारे को फॉर्मूला पता है Cij इज इक्वल टू UI प्लस Bj फॉर ऑक्यूपाइड सेल। अब जितने ऑक्यूपाइड सेल है जहाँ पर फॉर ऑक्यूपाइड सेल में जहाँ पर एलोकेशन हुई है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, UI और Bj। तो पहला ऑक्यूपाइड सेल हमने U1 को, तो है 1 2 1 3 1 4, पहले ये निकलेंगे 1 2 1 3 1 4, तो इस फॉर्मूले लगाओ 1 2 1 3 1 4 ऑल्सो, और कौन से यहाँ पर और है 2 3 2 3 3 1 3 1 3 4, राइट, 3 1 3 4, यहाँ से आएगा 3 4, ये निकलेंगे हमारे पास। 1 2 क्या आएगा, 1 और 2 में ये हो जाएगा U1 प्लस B1, सॉरी U1 प्लस B2, और U1 कितना है हमारे पास, U1 तो हमारे पास 0 है सेट किया हमने, तो यहाँ से इट मीन यहाँ से B2 आएगा, यहाँ से हो जाएगा U1 प्लस B3, यहाँ से B3 आएगा, यहाँ से हो जाएगा U1 प्लस B4, यहाँ से B4 आएगा। तो क्लियर है, 1 2 हमारे पास कितना है 1 2 3 है, ये हो जाएगा 3 माइनस U1 0, तो ये आ जाएगा 3, B2 हमारे पास 3 आ गया, तो सिमिलरली ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4। इसी तरह हम जब कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये कॉस्ट 1 4 ये ऑलरेडी दी है, 1 4 इज 4, सिमिलरली 2 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 3 कॉस्ट बन जाएगी हमारे पास ये -3 बन जाएगी, 3 1 कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, 3 1 जो हमारे पास आ जाएगा, नॉट 2 3, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी दिस इज U2 प्लस B3, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा B3 इज नॉन, यहाँ से U2 आ जाएगा, यहाँ से U2 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से B1 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज U3 प्लस B1, राइट, U3 प्लस B1, और यहाँ से क्या है, यहाँ से है U3 प्लस B4 इज ऑलरेडी नॉन, B4 यहाँ पर नॉन है, तो यहाँ से U3 आएगा, राइट, यहाँ से U3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से B1 आ जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास U2 आ रहा है हमारे पास -3, जब हम पुट करेंगे B1 आएगा हमारे पास 3, और U3 आएगा हमारे पास 2, U3 आ जाएगा 2। तो इस तरह हमारे पास सारे UI और BG आ गए। ये हमारे पास U2 B1 U2 हमारे पास -3 आया, U3 हमारे पास 2 आया, B1 3 आया, ये भी निकाले हुए यहाँ पर, B2 हमारे पास 3 है, B3 5 है, B4 4 है। सो UI और BJ इस तरह से हमारे पास सारे आ गए जो मैंने टेबल भी लिखी। इसको हमने 0 सेट किया था, राइट, बिकॉज इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस थी, राइट। तो इस तरह से हमारे पास सारे हमने ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए UI और BJ निकाले। UI और BJ निकाल दिया मैंने ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, दिस इज, इसको जो हमारे पास हो दिस इज लूप, राइट। अब हमको क्या रहा निकालना इसमें, अब हमको निकालना रहा इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ऑल्सो सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो किसकी निकलेगी, अनऑक्युपाइड सेल के लिए। जो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है उसके लिए हमने निकालनी है। सिंस फॉर्मूला हमारे पास है डी आई जे इजकल टू सी आई जे यू आई प्लस बी जे। कौन कौन से ऑक्युपाइड सेल्स है हमारे पास, पहला तो 1 1 है, फिर हमारे पास 2 1 है, 1 1 2 1 2 2 है, राइट। सिमिलरली हमारे पास क्या और कौन से हैं, 2 4 अनऑक्युपाइड सेल है, 2 4 हो गया, 3 2 3 3 3 2 3 3, राइट। ये हमारे पास, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 1 1, ये हो जाएगा U1 प्लस B1। 1 1 कॉस्ट 1 1 हमारे पास 6 है, U1 हमारे पास 0 है, और B1 कितना आया है, B1 हमारे पास 3 आया है, राइट। B1 आया था 3, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 3। सिमिलरली बाकी 2 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, 2 2 हमारे पास 9 आ जाएगा, एंड 2 4 ये आ जाएगा 6। इसी तरह निकालेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, राइट। ये इस तरह से हमने सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल दी, राइट। एज ऑल देख सकते हैं, एज ऑल डी आई जे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। दिस एम्प्लाइज इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, अभी जो हमने निकाला, दिस एम्प्लाइज इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अप्रूव्ड सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल हो गया, राइट, ऑप्टिमल बन गया। एंड द ऑप्टिमल शेड्यूल इज क्या क्या, ऑप्टिमल शेड्यूल हमारे पास क्या क्या बना है, ऑप्टिमल शेड्यूल हो गया हमारे पास 12 यूनिट फ्रॉम ए टू क्यू, जहाँ जहाँ एलोकेशन किए 12 यूनिट्स फ्रॉम ए टू क्यू, ये फर्स्ट ये सेल 1 2 है, राइट, ए टू क्यू। और क्या आ रहा है हमारे पास, 2 यूनिट फ्रॉम ए टू आर, 2 यूनिट्स फ्रॉम ए टू आर। फिर नेक्स्ट इसी में आगे हैं 8 यूनिट फ्रॉम ए टू एस, ये फर्स्ट सेल फर्स्ट रो में ये सारे 8 यूनिट्स फ्रॉम ए टू एस, राइट, ए टू एस है ऑल्सो। और क्या हमारे पास 15 यूनिट फ्रॉम बी टू आर, ऑल्सो 15 यूनिट्स हैं फ्रॉम बी टू आर। और क्या है, और है 7 यूनिट फ्रॉम सी टू ए, 7 यूनिट्स फ्रॉम सी टू पी, सॉरी सी टू पी है। और क्या बच गया हमारे पास, एंड 1 यूनिट फ्रॉम सी टू एस, एंड 1 यूनिट फ्रॉम सी टू एस। ये तो मैंने टेबल से सीधी लिखी, ठीक है, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये 12 यूनिट कैसे लिखा है, ए टू क्यू में जो हमने जो ए टू क्यू मीन सेल 1 2 वहाँ पर हमने की है, आप देख सकते हैं ए टू जो जहाँ पर 12 एलोकेशन हमने की है सेल 1 2 में, वहाँ पर सप्लाई आ रही है सोर्स ए से, और डेस्टिनेशन है वहाँ पर क्यू, दैट्स व्हाई दिस इज ए टू क्यू। सिमिलरली अदर, राइट। एंड टोटल देख लेते हैं, एंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन जो हमारे पास है, दिस सॉल्यूशन इज कुछ नहीं, ये क्या बन जाएगा, एलोकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पर जो जितनी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट होगी, दिस 5 इंटू 2 4 इंटू 8 2 इंटू 15, जो एलोकेशन उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 7 एंड 6 इंटू 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आएगा, 149, राइट, 149 आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी, जब हमने स्टार्टिंग वाली निकाली थी, जो क्लर्क ने शेड्यूल निकाला था उसकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई थी इनिशियल सोल्यूशन की, 150। अब थोड़ी जैसी बिकॉज सोल्यूशन अब वो वाला सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं था, अब ये वाला जो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है दिस इज ऑप्टिमल, और इसमें कॉस्ट लिटिल बिट डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई, ये मल्टीपल ऑफ 1 डिक्रीज हो गई, मल्टीपल ऑफ भाई मल्टीपल ऑफ 1 भाई दिस इज मल्टीपल ऑफ 1 बिकॉज हमारे पास एक क्या आया था, हमारे पास एक जो नेगेटिव आया था, नेगेटिव कौन सा आया था, नेगेटिव आया था हमारे पास D34। आप देख सकते हैं जो D34 है वो हमारे पास कितना था, -1 था, जहाँ से लूप स्टार्ट हुई थी ये -1 था। जब भी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो नेगेटिव होती हैं डिपेंड करता है वहाँ पर क्या नंबर है,
मैग्नीट्यूड में जो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है तो उतना मल्टीपल ऑफ 1 ये डिक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 1 ये डिक्रीज हुई है, एक डिक्रीज हुई है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट। सी पार्ट में क्या था हमारे पास, सी पार्ट में था हमारे पास इफ द शिपिंग क्लर्क, अब देखते हैं हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कितनी आई है, ये थी 3.2 कॉस्ट 3.2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.2 हमारे पास 2 आई हुई है, 3.2 कॉस्ट इज 2। इस कॉस्ट से हमको ये इससे ज़्यादा, अब यहाँ पर है सी डिपेंड ऑन दिस वन, 3.2 कॉस्ट ये है, इट मीन्स ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 1 यूनिट की कॉस्ट अब 2 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है, +2 आई है ना इसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज +2, तो ये 2 रुपीज़ है। पहले पर यूनिट कॉस्ट 7 थी, अब आज की डेट, अब की डेट में करें तो अब इसमें 2 रुपीज़ और टाइम के साथ ही 2 रुपीज़ और इंक्रीज हो गई है, राइट। मैं लिख देता हूँ मैं सी पार्ट में, इफ 1 यूनिट ऑफ product is to be shipped from कहाँ से कहाँ अगर हम शिप करेंगे, if one is to be shipped from C to Q, अगर 1 यूनिट हम C to Q शिफ्ट करेंगे देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी आपका, कॉस्ट बिल इंक्रीज बाय कितने से इंक्रीज होगी, 2 रुपीज़ है, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉस्ट रुपीज़ में होगी, 8+2 क्यों 2 से क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस सॉल्यूशन की कितनी आई है, +2 आई है, ठीक, दिस इज +2, इतनी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम अब हम एक पहले 1 यूनिट कॉस्ट 7 थी, अब इस पर और इंक्रीज हो गई, 2 रुपीज़ और इंक्रीज हो गई, अगर हम 1 यूनिट को भी शिप करेंगे यहाँ से, राइट। सो दिस मीन्स दैट that rate of a carrier on the route C to Q should be reduced by 2, right, should be reduced by 2, that is कितना है, बिकॉज तभी उसको ना 1 यूनिट का बिजनेस कब मिलेगा, उसको 1 यूनिट का बिजनेस जो कैरियर है दैट इज फ्रॉम C to Q, उसको क्लर्क से 1 यूनिट का बिजनेस तब मिलेगा जब वो अपने रेट को कुछ डिक्रीज कर देगा, कम से कम एडिशनल कॉस्ट करना पड़े, एज यूजुअल 7 तो पढ़ना है, राइट। सो रिड्यूस्ड बाय 2, दैट इज इट मीन्स 7 को अगर हम एज यूजुअल 7 था उसको हम 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम RS7 टू ये कितना बन जाए, RS5 बन जाए, 7 थी इसको हम 2 से और डिक्रीज कर दें तो उसको इतना एडिशनल नहीं लगेगा, तो 7 से क्या कर दें तो 5 हो जाए, राइट। सो एज टू गेट अ बिजनेस ऑफ 1 यूनिट, राइट। अगर उसको 1 यूनिट प्रोडक्ट, अगर कैरियर जो रूट C to Q का है, अगर उसको 1 यूनिट का भी बिजनेस चाहिए तो उसको अपना रेट क्लर्क को 2 रुपीज़ से डिक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज इट मीन 7 से उसको 5 करना पड़ेगा, सो दैट ही विल गेट अ बिजनेस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द क्लर्क, राइट। अब आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई सोर्स C से कितनी है, 8 यूनिट, अगर हम सारा का सारा 8 यूनिट इसी रूट में C to Q में सारा शिप कर दें, अगर क्लर्क सारा का सारा इसी रूट में शिप करते हैं तब देखते हैं 1 यूनिट के लिए तो उसको 2 रुपीज़ कम करना पड़ रहा है कैरियर को, अगर सारा का सारा 8 यूनिट यहाँ से शिप कर दिया C to B में, तब देखते हैं कितना करना पड़ेगा। इन केस ऑल द 8 यूनिट्स अवेलेबल एट C आर shipped through C to Q, अगर इसी रूट में सारा शिफ्ट कर दें तब क्या हो जाएगा C to Q, देन इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, देन इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन
solution, then improved solution, evaluated in पार्ट बी, जो पार्ट बी में हमने इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन निकाला था, पार्ट बी मे बी रीड एज अबव। तो यहाँ देखते हैं क्या बन जाएगा, राइट। सारा का सारा 8 यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दें, 8 यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दें। ये तो ऑलरेडी कितना था हमारे पास, ये तो ऑलरेडी ये 8 है। अब यहाँ पर एलोकेशन नहीं हो सकती, पहले यहाँ पर एलोकेशन थी, राइट। तो यहाँ पर कितना आपके पास, ये भी 15 है, ये भी फिक्स है, ये भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारे पास कितना था, 15 है, ये भी हमारे पास कितना था, नेक्स्ट ये 8 है, पहले यहाँ पर 12 था, 12 से यहाँ पर कितना बन जाएगा, अब 8 यूनिट यहाँ शिफ्ट कर दी, ये 4 आ गया, राइट। तो 4 है, यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो यहाँ डेफिनेटली 2 होगा, बिकॉज इधर तो कुछ और आएगा, यहाँ डेफिनेटली 2 आएगा, राइट। पहले भी 2 ही था, 2 15 6, अब क्या होगा आपके पास 6, इधर कहीं इधर एलोकेशन के चांस नहीं है, टोटल एग्जॉस्ट हो चुकी है, टोटल एग्जॉस्ट। तो यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ तो 7 करना ही पड़ेगा, ये 7 करना ही होगा। 11 13, इट में यहाँ कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, यहाँ भी 9 है, पहले 8 था, थोड़े चेंज हुए, राइट। यहाँ से डिवाइड, तो कुछ ये सारा चेंज कब आई, जब यहाँ पर पहले एलोकेशन थी नहीं। अगर हम सारा का सारा सी पर जो सारी सप्लाई अवेलेबल थी, सारा का सारा C2Q रूट में शिफ्ट करते हैं, थोड़ा माइनर चेंजिंग आ गई है। पहले यहाँ पर एलोकेशन 12 थी, यहाँ पर 4 बन गई। पहले यहाँ पर एलोकेशन थी नहीं, यहाँ 7 आ गई, यहाँ से एलोकेशन एलिमिनेट हो गई, राइट। यहाँ 2 थी, यहाँ 15 थी, यहाँ 8 आई थी सेक्शन बी में, पार्ट बी में। तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ फिर से हमारे पास क्या बन गया, 9 बन गई। यहाँ 1 थी, यहाँ से भी एलिमिनेट हो गई, राइट। यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ थोड़ी इंक्रीज हो गई, यहाँ भी और नई आ गई, यहाँ भी नई आ गई। तो ये बन जाएगी हमारे पास एलोकेशन, राइट। नई इम्प्रूव सॉल्यूशन, जो पार्ट बी में जो हमारे पास इम्प्रूव सॉल्यूशन आया था, जिसका हमने ये निकाला था ऑल डी आई जे ग्रेटर देन 0, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टी आई थी। अगर हम सारा का सारा C2Q में शिफ्ट कर दें तो माइनर चेंजेज आ जाएगी एलोकेशन में, तो ये बन जाएगा, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लेते हैं हियर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विद दिस सॉल्यूशन इज, देखते हैं कितना बनेगी, ये होगी 6 × 7, एलोकेशन को कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4, 5 × 2, 4 × 9, 2 × 15, एलोकेशन को 7 × 8, 7 × 8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा 186। आप देख सकते हैं, आप अगर सारा का सारा यूनिट इस रूट में सारा शिफ्ट कर दें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, पहले 149 थी, अभी इंक्रीज हो गई 186। और देखते हैं कितना एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कितनी पड़ गई, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, 186 माइनस 149, ये कितने बन जाएगी, एडिशनल कॉस्ट 37 रुपीज़ आ रही है, 37, एडिशनल कॉस्ट 37 आ रही है। और ये कब आ रही है, जब हम सारा का सारा सी पर जो अवेलेबल यूनिट है, सारा का सारा C2Q रूट में शिफ्ट कर दें, इतनी कॉस्ट आ रही है। दिस शुड बी रिड्यूस, शुड बी कैरियर जो C2Q का है वो इस एडिशनल कॉस्ट को रिड्यूस करें फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम C2Q, बिकॉज C2Q में सारा शिप हो रहा है। C2Q में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है 8 यूनिट्स के लिए, तो वो उसमें से कितना कम कर दे, 37 रुपीज़ कम कर दे, राइट। हैंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम C2Q शुड बी एटमोस्ट, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, शुड बी एटमोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, शुड बी एटमोस्ट। पहले कितनी एज यूजुअल 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी,
तो 7 थी, हमको 1 यूनिट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे पास 8 यूनिट के लिए कितना है, 8 यूनिट के लिए एडिशनल कॉस्ट कितना लग रहा है, 37 रुपीज़, राइट। इट मीन्स 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, एक यूनिट के लिए लग जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो ये बिकॉज ये 7 क्या है, 7 इज कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इन शिपिंग फ्रॉम सी टू क्यू रूट। तो 1 यूनिट का 7, तो यहाँ भी 1 यूनिट करना पड़ेगा, 37 डिवाइडेड बाई 8, तो ये सारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.38, इतना डिक्रीज करना पड़ेगा 37/8 पर यूनिट के हिसाब से। अब उसको इट मीन्स अगर सारा का सारा 8 यूनिट इसी रूट सी टू क्यू में क्लर्क शिप करा दे इस कैरियर को जो सी से क्यू रूट में प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सो कैरियर मस्ट रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट, मैक्सिमम पर यूनिट कॉस्ट कितनी रख सकता है वो, शुड बी मैक्सिमम ₹2.38 इतना रखेगा, सो दैट क्लर्क विल ऑफर हिम बिजनेस ऑफ 8 रुपीज़, तभी वो उसको बिजनेस देगा समथिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट we want to find in part C, right. So friends, this is all about this question. Thank you.